कच्ची उम्र में अपना घर, अपना गांव और अपनों को छोड़कर भागे हुए रामेश्वर पांडे को नए शहर के नए परिवार में शरण मिली, प्यार भी मिला, लेकिन वह कहीं खोया खोया सा अनुभव कर रहा था। शायद उसी की तलाश में वह अपने गांव लौटता है। वहां फिर वही प्रताड़ना और फिर से घर छोड़ने की तैयारी। अब भाग 2 में आगे सुनिए। पिताजी की प्रताड़ना बढ़ती ही जा रही थी। दिन ब दिन उनका सारा गुस्सा अब सिर्फ मेरे ऊपर ही बरसता रहता था। आखिर मरता क्या न करता। एक दिन पिताजी की जेब से 300 रुपए चुराकर घर से फिर भाग निकला। चोरी मेरी दृष्टि में बहुत ही गिरी हुई हरकत है। चोरी गलती ही नहीं, एक गुनाह है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण होश संभालने के बाद से ही सुनता आया था, आपत्ति काल मर्यादा नास्ति। मेरे जीवन में वो एक भयानक आपत्ति काल ही था। उस आपत्ति से निकलने का और कोई साधन नहीं था, बस यही एक पर्याय था। ये चोरी का औचित्य सिद्ध करने या अपनी सफाई देने जैसी कोई बात नहीं है, मात्र उस समय की मनस्थिति का चित्रण भर है। चोरी मेरी नजरों में एक गंभीर अपराध है, जो उस वक्त भी था, जिसकी मुझे जीवन भर ग्लानि रही है। लेकिन अपराध स्वीकार कर लेने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। चोरी का होने के कारण ही वो धन अधिक समय तक मेरे पास रुका भी नहीं था। मैंने कुछ कपड़े और सामान खरीदकर एक पोटली तैयार कर ली थी और कलकत्ता जाने वाली गाड़ी पर बैठ गया था। लेकिन ट्रेन के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही वो पोटली किसी ने चुरा ली और आज मैं असहाय पंगु हुबली के रेत पर अपनी बाहों में मुंह छुपाए बैठा था। इन्हीं ख्यालों में डूबते उतराते पता नहीं कितना समय बीत गया। दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। रात घेर आई थी। अंधेरे ने सब कुछ अपने अंक में समेट लिया था। दूर ऊंचाई पर बने एक मंदिर में जलता इकलौता दिया टिमटिमाता दिखाई दे रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ और केवल प्रसाद के ही लालच में मेरे पैर खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ चले। मां भगवती के मंदिर में पहुंचने पर भी दुर्भाग्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मंदिर के पट बंद हो चुके थे। रात शायद कुछ ज्यादा ही बीत चुकी थी। अपने अतीत में गहरे, कहीं बहुत गहरे उतरकर यात्रा करते करते समय का भान ही नहीं रहा था। मंदिर की सीढ़ियों और गलियारों में बहुत सारे भिखारी अपनी फटी पुरानी गुदड़ियां ओढ़े सोए पड़े थे। थका हारा, भूख से निढाल मैं भी उन्हीं के बीच जगह बनाकर जा लेटा। ठंड के मारे कपकपी छूट रही थी। इसी स्थिति में पता नहीं कब नींद ने मुझे आ दबोचा। मुंह अंधेरे जब आंख खुली तो मैंने अपने आप को पास पड़े भिखारी की गुदड़ी के अंदर पाया। सामने मां भगवती के दर्शन हुए। मन ही मन उन्हें प्रणाम करके मैं उठ खड़ा हुआ। मंदिर का द्वार खुल चुका था। धीरे धीरे कदम रखता मैं मंदिर के अंदर पहुंचा। भगवती के आगे हाथ जोड़कर मैंने मन ही मन उनसे कहा, हे मां, मेरी मां के जाने के बाद अब मैं तुम्हें ही अपनी मां मानता हूं, मगर तुम कैसी मां हो? तुम्हारे नगर में मैं 4 दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा हूं, पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। यदि आज भी मुझे खाना नसीब नहीं हुआ तो मैं आज से तुम्हें मां मानना बंद कर दूंगा। इतना कहकर मैं गुस्से से मंदिर के बाहर आया और एक ओर बढ़ चला, बिना कोई उद्देश्य, लक्ष्यहीन। यादों की बाढ़ में बहता मैं यूं ही घंटों इधर उधर भटकता रहा। अचानक ए खोका, ए खोका की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। एक ढाबे वाला हाथ हिलाते हुए बुला रहा था। मैं बरबस मुड़कर उसकी तरफ बढ़ गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो पूछने लगा, काजकौरबी? मैंने उत्सुकतावश पूछा, कैसा काम? मुझे हिंदी बोलता देख वो तुरंत हिंदी में बोल उठा, थाली वाले का काम। अभी तक वो मुझे बंगाली समझकर बंगला में बात करने की कोशिश कर रहा था। वैसे वो था एक सरदार। जैसे ही सरदार जी को पता चला कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, वो फर्राटे से मेरे साथ हिंदी में बात करने लगे। मेरे काम करने की स्वीकृति देते ही उन्होंने ढाबे में काम करते एक छोकरे को आवाज देकर वहां बुलाया और कहा, इस छोकरे को पेट भर खाना खिलाने के बाद 3 बजे से काम पर लगा दो। कुछ ही पलों में
मैं ढेर के ढेर खाने के सामने बैठा था। बरबसी मां भगवती से कहे मेरे शब्द घंटियों की तरह दिमाग में बज उठे। मैंने मन ही मन मां को प्रणाम किया। उनकी कृपा से, उनकी करुणा से ओत-प्रोत अनायास ही 2 आंसू मेरी आंखों से ढुलक कर खाने के उस ढेर में जा गिरे। मैं ढेर के ढेर खाने पर ऐसे झपटा जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार पर झपटता है। अपने चारों ओर से बेखबर अपना सारा ध्यान मैंने उस खाने पर ही केंद्रित कर रखा था। मैं कितनी देर तक लगातार खाता रहा, कुछ याद नहीं। खाना खिलाने वाला लड़का मुझे इस तरह से खाता देखकर होठों ही होठों में मुस्कुराता जा रहा था। उसे शायद खुद अपने से जुड़े वैसे ही किसी संस्मरण की याद आ रही होगी। अचानक वो खाना देना बंद करके बोल उठा, 3 बज गए, चलो ड्यूटी पर। मैंने थाली में लगे एक दाने को पूरे यत्न से समेटकर अपने मुंह के हवाले किया और उठकर नल में हाथ मुंह धोया। सच मानो उतनी अपूर्व तृप्ति का एहसास उसके बाद आज तक मुझे किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने के बाद भी नहीं हुआ। जो स्वाद उस दिन उस ढाबे के रूखे सूखे खाने में मिला था, वैसा स्वाद आज तक कभी भी कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने काम करना शुरू किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण बचपन से ही पांव लागू पंडित जी, पांव लागू महाराज सुनने वाला मेरा स्वाभिमान एक बार तो ग्राहकों के जूठे बर्तन उठाने में लहूलुहान हो गया। मन विद्रोह करने को ललकारता था, पर मैं उस अनजान शहर में फुटपाथ पर भूखा प्यासा मरना नहीं चाहता था। मरता क्या न करता, पर कुछ क्षणों में काम की अधिकता के कारण इन सब बातों की तरफ ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला। 3 बजे से काम शुरू करने के बाद देर रात गए तक सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिल पाई थी। आधी रात गए जूठे बर्तन मांजते मांजते नींद के मारे कभी कभी तो मेरा सिर सामने रखे पानी के ड्रम से जा टकराता था। कभी देर से कोई ग्राहक ना आता देखकर ढाबे के मालिक ने गल्ले से ढेर सारे नोट निकाले और उनको गिनने के बाद उन्हें अपने कुर्ते के जेब के हवाले करता हुआ उठ खड़ा हुआ और काम करने वाले छोकरों से बोला, अब तुम लोग भी खाना खा लो और हां, सोने से पहले सफाई करना मत भूलना। इतना कहकर वो ढाबे से रवाना हो गया। खाना खाने के बाद साफ सफाई करते करते रात के 1:30-2 बज गए। तब कहीं जाकर हम सब छोकरे ढाबे की मेज कुर्सियों का बिस्तर बनाकर लेट पाए। थकान और देर रात गए सोने के कारण सुबह कब हुई कुछ पता ही नहीं चला। अचानक उस ठंड में पूरा एक बाल्टी ठंडा पानी सिर पर गिरने से मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे सामने ढाबे का मालिक हाथ में खाली बाल्टी थामे खड़ा हुआ कह रहा था, देर तक सोने वाले को पहला सबक। इतना कहकर वो जोर से हंस पड़ा। उसके साथ साथ सब छोकरे भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। गुस्सा तो बहुत आया, पर मैं चुपचाप पी गया, क्योंकि दोबारा भूखे प्यासे भिखारियों की गुदड़ी में सोने की कल्पना मात्र से ही मैं कांप उठता था। ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे थे, लेकिन इस तरह जीवन में काम और सिर्फ काम करते रहने की पहली शिक्षा जो मुझे उस ढाबे में प्राप्त हुई, उसे मैंने आज भी गांठ बांध रखी है। देर रात गए सोना और मुंह अंधेरे उठकर सब कुछ यथास्थान करके नहा धोकर ड्यूटी के लिए तैयार रहना एक सामान्य बात बन गई। रोटी, कपड़ा और मकान ही हमेशा मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता रही है। बचपन में तो वो भी सिमट कर सिर्फ खाने और सोने तक ही सीमित रह जाती है। ढाबे में वो दोनों आवश्यकताएं भरपूर न सही, पर जिंदा रहने भर के लिए तो पर्याप्त हो रही थी। उस उम्र में मुझे और क्या चाहिए था, पर एक बात हमेशा मेरे अहम को ललकारती रहती, वो थी पिताजी के सामने गर्व से खड़े होकर कही हुई, कुछ करके दिखाने, कुछ बनकर दिखाने वाली अपनी बात। मैं मन ही मन सोचा करता कि क्या मैं कलकत्ते के इस ढाबे भर का ही होकर रह जाऊंगा। मन खुद ब खुद कह उठता, नहीं कुमार बिहारी, तुम कलकत्ते के इस ढाबे भर के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम कुछ बड़ा, बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हो। पर क्या, कब और कैसे? इन सारे प्रश्नों का उत्तर उस वक्त मेरे बाल सुलभ मन को नहीं सूझता था। और एक दिन खाने की थाली पहुंचाते पहुंचाते
मेरी नजर दूर एक कोने में बैठे एक ग्राहक पर पड़ी तो मानो मुझे लकवा जैसा मार गया। मेरा ही एक रिश्तेदार ढाबे की एक टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। हाथों में पकड़ी थाली लिए हुए न तो आगे बढ़ते बनता था न पीछे ही लौटते बनता था। भगवान की कृपा से दिमाग तब भी बड़ी तेजी से चलता था। किसी भी मसले का हल तुरंत खोज लेना मेरे लिए सहज बात थी। मैंने हाथों में पकड़ी थाली जल्दी से दोनों हाथ ऊपर उठाकर कुछ इस अंदाज से थाम ली कि उस टेबल से मेरा चेहरा ना देखा जा सके। फिर बिना नंबर की थाली किसी दूसरी टेबल पर पहुंचाकर अंदर भाग आया। बाथरूम जाने के बहाना बनाकर वहां से जो रफू चक्कर हुआ तो वापस तभी लौटा जब उस रिश्तेदार को ढाबे से खाना खाकर बाहर जाते देख लिया। सवाल ये नहीं था कि अगर मेरा रिश्तेदार मुझे वहां थाली वाले का काम करता देख लेता तो क्या सोचता। सवाल ये था मेरी प्रतिज्ञा का जो मैंने अपने पिताजी के सामने की थी। मैंने कहा था मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। अगर वो व्यक्ति मुझे देख लेता तो वो पिताजी को जरूर सूचित करता और पिताजी तुरंत कलकत्ता आकर मुझे वापस गांव लौटा ले जाते। मेरा सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाता। काम तो काम है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये मैं उस वक्त भी मानता था और आज भी मानता हूं। मेहनत करने में शर्म कैसी। पहले दिन के प्रारंभ के कुछ क्षणों को छोड़कर मुझे काम में कोई शर्म, कोई ग्लानि कभी महसूस नहीं हुई कि मैं वेटर या थाली वाले का काम कर रहा हूं। अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी सबसे मीठी होती है। मैंने मन ही मन विचार किया कि अगर वापस ही लौटना था तो उस वक्त क्यों न गांव लौट गया, जब इसी कलकत्ता में 4-5 दिनों तक भूखा प्यासा भटक रहा था। और तो और भूख प्यास से बेहाल होकर मैं एक रिश्तेदार के घर तक पहुंचा था। वो रिश्तेदार कोई और नहीं, मेरे बड़े भाई के ससुर जी थे। कलकत्ते में उनका एक बहुत बड़ा तबेला था। जब मैं उनके यहां पहुंचा था तब वो मेरी ओर पीठ किए भैंस धोने में लगे थे। कुछ क्षणों तक मैं उनकी पीठ के पीछे बिना आहट किए खड़ा रहा। मन में बस यही विचार आ रहा था, क्या मैं इसी बलबूते कुछ बनने, कुछ कर दिखाने के लिए निकला हूं? इसी दम पर घर छोड़ा है। अगर मैंने अपने इन रिश्तेदार से कोई सहायता ली तो ये जिंदगी भर मुझे खिलाने पिलाने का एहसान मेरे पिताजी पर थोपते रहेंगे। मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? जिंदगी में कुछ कर दिखाना तो दूर, 4-5 दिन अपने बूते पर जिंदा तक नहीं रह सका। इसी उधेड़-बुन में मैं कुछ देर तक चुपचाप खड़ा सोचते रहने के बाद बिना उनसे मिले, बिना उनकी नजरों में पड़े वहीं से वापस लौट आया था। जब मैं तब गांव नहीं लौटा तो अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो मैं खुद मुख्तार था, अपनी रोटी खुद कमा रहा था। अब मैंने ये महसूस किया कि मेरा उस ढाबे में काम करते रहना खतरे से खाली नहीं है। उस जमाने में हमारे जवार, हमारे गांव के ज्यादातर लोग कलकत्ता ही कमाने जाते थे। वहां हमारे इलाके के बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिश्तेदार मौजूद थे। मैं कभी भी उस ढाबे में, उसमें क्या कलकत्ते के किसी भी ढाबे में काम करते हुए अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के सामने पड़ सकता था। सतर्कतावश इसीलिए मैंने अपना नाम भी बदलकर कुमार बिहारी पांडे रख लिया था। लेकिन यह सब कब तक चल सकता था? इससे बचने का एक ही रास्ता था कि मैं कलकत्ता छोड़ दूं। यह कठिन फैसला था। बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी और सिर छुपाने के लिए एक छत जुट पाया। जुट क्या पाया था, मां भगवती की कृपा से प्राप्त हो गई थी। लेकिन इतने दिनों काम कर लेने से प्राप्त मेरा आत्मविश्वास और मां भगवती की कृपा मेरा हौसला बढ़ा रहे थे कि जहां भी जाऊंगा कुछ न कुछ जम ही जाएगा। फिर मन में बार बार यही आवाज भी आती रहती थी कि कुमार बिहारी, तुम जरूर कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हो। कोई बड़ा काम करने का एहसास भी मुझे बार बार कलकत्ता छोड़ देने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिर मैंने कलकत्ता छोड़ देने का फैसला कर ही डाला। ढाबे में काम शुरू करते वक्त मेरा कोई मेहनताना तो तय नहीं हुआ था। ढाबा छोड़ते वक्त मालिक ने जो दे दिया, बिना कोई शिकवा शिकायत के रख लिया। मालिक जैसा भी था, ठग नहीं था, मेहनत का सिला देना जानता था। मैंने पैसे लेकर सीधा स्टेशन की तरफ रुख किया और स्टेशन से जो भी पहली गाड़ी छूटने वाली थी
उसके आखिरी स्टेशन तक का टिकट कटाकर गाड़ी में जा बैठा। जब गाड़ी अपने आखिरी स्टेशन पर जाकर रुकी तो नई दिल्ली स्टेशन था और मेरी जेब में ढाबे के मालिक के दिए 250 रुपए थे। हाँ, कलकत्ता प्रवास के दौरान मुझे फिल्में देखने का खूब शौक हो गया था। फिल्मों का मेरे ऊपर प्रभाव भी खूब पड़ा था। बचपन से ही मेरे मन में सौंदर्य के प्रति गहरा लगाव था, जो फिल्मों के प्रभाव के कारण अब और भी निखर आया था। खूब बना ठना रहना बहुत अच्छा लगता था। अच्छे कपड़े, करीने से कटे सजे सवरे बाल, आंखों पर काला चश्मा, यानी कि फिल्मों का हीरो दिखाई पड़ने में अगर कोई कसर थी तो वो मेरी बाल्यावस्था की थी। कलकत्ते के ढाबे के सारे छोकरे तो मुझे हीरो कहकर पुकारते भी थे। मन ही मन ये मुझे भला भी लगता था। जी चाहता था बिल्कुल उसी तरह हरकतें करूं जैसे पर्दे पर हीरो करता है। स्टेशन के वेटिंग रूम में मैं नहा धोकर बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह तैयार हुआ। साथ में जो थोड़ा बहुत सामान था उसे क्लॉक रूम में जमा करवा दिया। बाहर आया, रिक्शा पकड़कर दिल्ली घूमने निकल पड़ा। जेब में पैसे तो थे ही, 250 रुपए उन दिनों बहुत हुआ करते थे। 10 का छुट्टा करवाने के लिए भी कई दुकानें घूमनी पड़ती थी। 100 के नोट की तो बात ही क्या, आजकल तो पनवाड़ी भी 100 का छुट्टा ऐसे फेंकता है मानो 10 का छुट्टा दे रहा हो। पूरे दिन जी भर कर दिल्ली शहर का चक्कर लगाया। शाम होने को आ रही थी। स्टेशन लौटने की सोच ही रहा था कि एक अजनबी ने अचानक ओ हीरो कहकर आवाज लगाई। बड़ा अच्छा लगा। मैं गर्व से फूल उठा कि इस अनजान शहर में भी मुझे हीरो समझने वाले लोग मौजूद हैं। मगर साथ ही साथ मन ने एक अनदेखे खतरे का संकेत भी दिया। चौकन्ना रहना वैसे भी मेरी आदत में शुमार है। कलकत्ते के फुटपाथ ने वैसे भी मेरी छठी इंद्रिय को काफी तेज कर दिया था। मैंने मन ही मन कहा, जो होगा देखा जाएगा। वो अजनबी मेरे साथ साथ चलने लगा। इधर उधर की तमाम लच्छेदार बातों से उसने जल्दी ही मुझसे घनिष्ठता प्राप्त करके मेरे बारे में काफी कुछ मालूम कर लिया। उसका मुख्य कारण था अजनबी द्वारा मुझे हीरो कहकर पुकारा जाना। उसने मेरी इतनी तारीफ की कि कोई हिसाब नहीं। यहां तक कि उसने एक स्टूडियो ले जाकर मेरी फोटो तक खिंचवाकर अपने पास बतौर यादगार रख ली। उसने कुछ सोचकर मुझसे पूछा कि क्या मैंने बिरला मंदिर देखा है। मेरे इनकार करने पर वो कहने लगा, अरे दिल्ली आकर बिरला मंदिर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैंने कहा, तो इसमें क्या, अभी देख लेते हैं। उसने मुझे समझाया, बिरला मंदिर काफी दूर है, वहां जाने में काफी पैसे खर्च होंगे। पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा, हां। उसने कहा, तब ठीक है, चलो कहकर उसने रिक्शा बुलाया और हम लोग बिरला मंदिर की तरफ चल पड़े। दिल्ली उन दिनों आज जैसा नहीं था। आज तो बिरला मंदिर कॉलोनियों से लगभग घिरा हुआ है। चारों तरफ खूब चहल पहल रहती है। उन दिनों वो इलाका लगभग सुनसान जंगल हुआ करता था। रिक्शे पर बैठे बैठे उसने मुझसे फिर वही सवाल किया, क्या वास्तव में मेरे पास पैसे हैं? मैंने उसे सच सच बता दिया कि मेरे पास 250 रुपए हैं। झूठ बोलने से मुझे सख्त नफरत थी और आज भी है। इस पर भी उसने मेरा विश्वास नहीं किया। वो शायद पक्का करना चाहता होगा। खुद को झूठा समझा जाता देखकर मुझे बहुत चिढ़ हुई। मैंने ताव में आकर रुपए निकालकर उसे दिखाए। रुपए देखते ही उसने नोट छीनकर अपने कब्जे में कर लिए। मेरे लाख हाथ पैर मारने पर भी वो रुपए लौटाने को तैयार नहीं हुआ। उल्टा मुझे धमकाने लगा। कहने लगा, मैं एक सीआईडी इंस्पेक्टर हूं। घर से भागे हुए बच्चों को पकड़कर उनको उनके माँ बाप के हवाले करना मेरी ड्यूटी है। तुम भी घर से भागे हुए हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा फोटो खिंचवाया था। उसकी एक कॉपी थाने में जमा होगी, एक तुम्हारे घर भेजी जाएगी और एक मेरे पास रहेगी। चलो थाने। घर से भागा हुआ तो था ही, इसलिए मन ही मन थोड़ा डर भी गया। पर विवेक ने उस वक्त भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने मन ही मन सोचा, भागा हुआ हूं तो क्या ये रुपए तो मेरे अपने हैं ना, मेरी मेहनत की कमाई के, चोरी के तो नहीं है ना, जो पुलिस छीन लेगी या मुझे जेल भेज देगी। ज्यादा से ज्यादा पिताजी आकर गांव वापस ले जाएंगे। इसलिए मैंने भी निडर बनते हुए कहा, चलो थाने। वो थोड़ा गड़बड़ाया।
उसे उम्मीद रही होगी कि मैं डर कर उसके हाथ पैर जोड़ूंगा, रुपए उसी को सौंप कर जान बचाकर भाग लूंगा। पर ऐसा न होता पाकर वो थोड़ा परेशान दिखाई पड़ने लगा था। उसने बिना कुछ कहे रिक्शा दूसरी ओर मुड़वाकर चलने को कहा। पता नहीं कहां कहां के चक्कर कटवाने के बाद उसने रिक्शा एक बिल्डिंग के सामने रुकवाया। मुझसे कहने लगा, तुम यहीं गेट पर ठहरो, मैं घर से यूनिफॉर्म पहनकर आता हूं। मैंने भी जिद की, मैं भी साथ चलूंगा, नहीं तो मेरे रुपए वापस करो। उसने रुपए वापस नहीं किए, बल्कि मुझे घुड़कते हुए कहने लगा, वहां मेरी फैमिली रहती है, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, आखिर मैं घर ही तो जा रहा हूं। इतना कहकर अपनी जान छुड़ाकर बिल्डिंग के अंदर चला गया। अब मेरा माथा ठनका, मुझे धोखाधड़ी की बू आने लगी। मैं जल्दी से घूमकर उस बिल्डिंग के पिछवाड़े जा पहुंचा। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। उस बिल्डिंग के 2 दरवाजे थे। वह मुझे सामने के गेट पर खड़ा करके पिछले गेट से भागा जा रहा था। मेरा उससे लड़ भिड़ कर जीत पाना संभव नहीं था, अतः मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। लोग चौकन्ने होकर उसकी तरफ लपके। वो तेजी से भागा, पर गलती से वो उस ओर चला गया जिधर आगे कोई रास्ता नहीं था। एक दीवार खड़ी हुई थी। वो वापस पलटा और अपनी जान खतरे में देखकर रुपए मेरे हाथों में थमाते हुए दूसरी ओर को भाग निकला। मैं खुश हो गया, चलो रुपए तो वापस मिले। वैसे भी मेरी इसमें कौन सी दिलचस्पी थी कि वो पकड़ा जाए और मुझे उसके साथ सचमुच थाने जाना पड़े। मैं वापस सड़क पर आया। पूछने पर पता चला कि वो चांदनी चौक का इलाका था। कहाँ बिरला मंदिर और कहाँ चांदनी चौक। मैंने रिक्शा पकड़ा और तुरंत स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। अचानक कहीं से निकलकर वो फिर रिक्शे पर आ बैठा और फिर मुझे धमकाने लगा, चलो पुलिस स्टेशन। मैंने फिर चोर चोर की आवाज लगाई तो वो रिक्शे से कूद कर भाग गया। अब मैं जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। जितनी जल्दी हो सके ठगों के इस शहर दिल्ली को छोड़ देना चाहता था। अभी तक तो दिल्ली के ठगों का नाम भर सुना था, आज सांप का भी पड़ गया था। स्टेशन पहुंचा तो बंबई जाने वाली गाड़ी तैयार खड़ी थी। मैंने बंबई का टिकट कटा लिया, क्लॉक रूम से सामान निकाला और गाड़ी में जा बैठा। ठगों का शहर दिल्ली पीछे छूटा जा रहा था। ट्रेन में अपने ही जैसे एक लड़के से मुलाकात हुई। वो मुझे बहुत भाया, शायद मैं भी उसे पसंद आया था। ट्रेन में ही वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई। वो भी बंबई जा रहा था। बंबई में खार के इलाके में उसकी कोई पहचान थी। उसने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा। बोला, तुम भी हमारे साथ ठहर जाना। मैंने तुरंत उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मेरी तो कोई पहचान बंबई में थी ही नहीं। मैंने मन ही मन सोचा, एक से भले 2। इसके आगे अगले अंक में।